हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। माय नेम इज़ दीपाली खरे और आज हम देख रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन क्रैश कोर्स की सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। तो इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, व्याख्या करें। आप इसको डिस्क्राइब करिए कि साइंस और आर्ट्स दोनों है, इसकी आप व्याख्या करना है ना कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लिखते कला के रूप में, क्योंकि हमें इसके दोनों तरह की विशेषताएं लिखनी होगी। तो आर्ट के रूप में क्या क्या विशेषताएं हैं और फिर हम विज्ञान के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है कला के रूप में कि प्रबंधन को कला क्यों बोलते हैं। ये पॉइंट्स इसमें डिस्कस है। सबसे पहले है मौजूदा साहित्य। ठीक है, जो हमारे पास साहित्य मौजूद है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि संगीत, नृत्य और सभी कला रूपों में ज्ञान और साहित्य का एक निश्चित समूह होना आवश्यक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास नृत्य हो गया, संगीत हो गया, या किसी के रूप कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, उसमें क्या होती है कला या ज्ञान उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, निर्धारित रूप से आवश्यक है। इसी तरह प्रबंधन में भी सैद्धांतिक ज्ञान और सीखने के लिए बहुत सारा साहित्य है। ठीक है, कुछ जो हमारा प्रबंधन है वो भी किसी भी ना किसी तरह प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है और उसमें भी हम निरंतर सीखते जाते हैं, लर्निंग प्रोसेस है। तो कला भी उसी तरीके की कि पहले से अर्जित जो ज्ञान है या पहले का जो ज्ञान है, जैसे कोई पारंपरिक कला है, जैसे कथक कली हुई, तो वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं। प्रबंधन को भी हमने वैसे ही देखा कि सैद्धांतिक ज्ञान है, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो प्रबंधन में विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गए। बहुत सारे टेलर के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांतों पे ये बेस्ड है हमारा जो प्रबंधन है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे प्रबंधन के सिद्धांत, जब हम उसमें जाएंगे तो ये उस पर विकसित होता है। जैसे हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांत, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे उसमें हमें हेनरी फ्यूल और टेलर के बारे में जो साइंटिफिक उनके प्रिंसिपल्स बने उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो प्रबंधन को हम मौजूदा साहित्य के रूप में ये निरंतर चलने वाली क्रिया है, इससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इस रूप में हमने देखा प्रबंधन को। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गतिशील अनुप्रयोग। ठीक है, तो कला मौजूदा ज्ञान की व्यक्तिगत प्रत्युत्ता है। ठीक है, जो हमारे पास ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमको किसी जनरेशन से पास हुआ होगा, जैसे कि डांसिंग हो गया, आर्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, या स्किल्स हो गई, कोई भी स्किल को कला के रूप में देखते हैं तो वो हमने डेवलप, जैसे सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमें पहले से मौजूद ज्ञान था जो हमने क्या किया, प्राप्त किया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने रचनात्मक तरीके से बुनियादी ज्ञान का उपयोग करता है। जो पहले से जैसे सिंगिंग या म्यूजिक है, आज डेवलप नहीं हुआ, ये पुरानी दौर से चला आ रहा है। तो ये हमने अगर कोई उसको चेंज कर रहा है, लिरिक्स बना रहा है, तो उसमें खुद की कुछ क्रिएटिविटी डाल के अगर कर रहा है तो वो भी एक कला का रूप है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रत्येक की नृत्य शैली के कुछ बुनियादी चरण होते हैं। ठीक है, जैसे कथक कली हो गया, या कथक हो गया, या ओडिसी डांस हो गया, बहुत सारे तरीके के नृत्य शैली हैं जो उसमें क्या है, अलग अलग तरह की बुनियादी चरण है। उसमें एक्सप्रेशंस और हाव ये सब क्या है, मैटर करते हैं, डिफर करते हैं। तो उस रूप में तो इन चरणों का उपयोग प्रत्येक नृत्यक अपने स्वयं के रचनात्मक तरीके से करता है। मतलब हाव भाव, एक्सप्रेशन किस तरीके के लाने हैं, किस तरीके का रंग रूप होगा, वो कैसे डिसाइड करता है, वो आर्टिस्ट डिसाइड करता है अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कि उसकी क्या क्रिएटिविटी है, वो उस अनुसार वो हाव भाव या एक्सप्रेशन या जो भी वहाँ पे नीडेड है वो उपयोग में लाता है। इसी तरह प्रबंधक उपलब्ध सिद्धांत और सिद्धांतों का प्रयोग स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के अनुकूल तरीके से करते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, मैनेजर जो होता है, कौन सा सिद्धांत लगाना है कहाँ पे, वो जो कंडीशन है उस अनुरूप वो लेके आएगा। जैसे एक आर्टिस्ट आर्ट को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज करता है, उसी तरह मैनेजर भी अपने जो सिद्धांत है उसको उस तरीके से यूज में लाएगा। ठीक है, तो यानी प्रबंधक प्रबंधन के ज्ञान का अनुप्रयोग के लिए स्वयं की रचनात्मकता और तर्कना का उपयोग करता है। कुछ ना कुछ उसकी खुद की क्रिएटिविटी होती है, खुद का माइंड का उपयोग होता है, जिससे वो प्रयोग करता रहता है। तो एक कला की तरह ये दूसरा पॉइंट भी हमने डिस्कस किया, गतिशील अनुप्रयोग है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अभ्यास और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक है, लर्निंग और क्रिएटिविटी इसमें दोनों होती है। तो कला में अभ्यास और नवचार शामिल है, नए विचार शामिल होते हैं। कला में अभ्यास मतलब एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, उसके साथ हम कुछ ना कुछ नयापन करते रहते हैं। ठीक है, कलाकार अपनी रचनात्मकता और
नवाचार के अनुसार मौजूदा साहित्य का उपयोग करते हैं कि जैसे म्यूजिक में उसने कुछ नई लिरिक्स डाली, ये उसकी खुद की क्रिएटिविटी है कि किस तरीके से उस गाने को नए बोल देना है या दूसरे लिरिक्स में ढालना है। तो ये मौजूद कि अब बहुत सारे रीमेक्स बनते हैं, वो भी अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार बनते हैं और उसमें कुछ ना कुछ वो अपने न्यू आइडियाज शामिल करते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए दो लेखक अपनी अनूठी व्याख्याओं के आधार पर किसी दी गई स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगर टू ऑथर से एक ही टॉपिक पे वो कुछ लिख रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी देख के उसका वर्णन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग शब्द व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। अब इसी से अंदर का जोड़ को प्रबंधन को देखेंगे तो प्रबंध में एक प्रबंधक अपनी रचनात्मकता और कल्पना के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों और सिद्धांतों को विभिन्न स्थितियों पर लागू करता है और कभी कभी किसी स्थिति को संबोधित करने के लिए नए तरीके अपनाता है। ठीक है, अब जो कंडीशन देखेगा कोई भी अगर प्रबंधक है या मैनेजर है, वो कंडीशन देखेगा कि कैसा एंटरप्राइज है, क्या डिसीजन लेने हैं, उस अनुसार कौन सा सिद्धांत लगेगा, टेलर का, हेनरी फेयोल का, किस तरीके का उसको डिसीजन लेना है, किस तरीके का सिद्धांत लागू करना है, वो उसकी स्वयं के विवेक से होगा और उसमें कुछ नयापन लाना है, अमेंडमेंट करना है, वो भी वो उसी अनुसार कंडीशन के अनुसार कर सकता है। तो ये हुआ कला के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये हम विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है विज्ञान के रूप में, प्रबंधिक विज्ञान के रूप में प्रबंधक निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है। व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं विज्ञान के पास ज्ञान का एक निर्दिष्ट समूह होता है। ठीक है, व्यवस्थित मतलब एक प्रिंसिपल्स है या नॉलेज है, प्री डिफाइंड नॉलेज है हमारे पास पहले से मौजूद है, जो कारण और प्रभाव संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, कारण मतलब रीजन क्या है, उसका क्या इफेक्ट होगा। हमारे पास प्री गेन नॉलेज है जो रीजन, कारण और प्रभाव से क्या इफेक्ट होगा उससे संबंधित रखता है। इसी तरह प्रबंधन के पास भी सिद्धांतों और सिद्धांतों का आधारित समूह होता है। ठीक है, जैसे विज्ञान हो गया कि प्री गेन नॉलेज है, कुछ कॉज रीजन है, उसी तरह प्रबंधन के पास भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं और प्रिंसिपल रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो वर्षों से विकसित होते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं उसमें कि कौन सा प्रिंसिपल बेस्ट है या कौन सा किस कंडीशन पे, किस ऑर्गेनाइजेशन पे हम काबू कर सकते हैं, उस पर ये निर्भर होता है। इसके अलावा विज्ञान के अन्य विषयों की तरह प्रबंधन की भी अपनी शब्दावली होती है। ठीक है, विज्ञान के अन्य विषयों के लिए प्रबंधन की भी अपनी शब्दावली, मतलब डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट वर्ड्स है जिससे वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे न्यूटन्स का लॉ हो गया, तो उस तरह हेनरी फेयोल के भी बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए गए होंगे। एक कर्मचारी एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, तो इस तरीके से अलग अलग उन्होंने व्याख्या की हुई है वर्ड्स के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। ठीक है, प्रयोग मतलब कुछ न कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो विज्ञान में सिद्धांत और सिद्धांत निरंतर अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होते हैं। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूफ हुआ, तभी वो एक सिद्धांत बना। तो विज्ञान में सिद्धांतों का बहुत विशेष महत्व है। ठीक है, इसी तरह प्रबंधन के सिद्धांत भी कई वर्षों में बार बार अवलोकन और प्रयोगों के आधार पर विकसित हुए। ठीक है, जैसे विज्ञान के सिद्धांत है कि कुछ प्रूफ किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूफ हुआ तो वो सिद्धांत बना। उसी तरह प्रबंधन के सिद्धांत आज की नहीं, कई साल पुराने हैं, जो प्रयोग लाने पे या कंडीशंस के अनुरूप हम उपयोग करते आए हैं। हालांकि विज्ञान के विपरीत प्रबंधन में कई सटीक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित नहीं किया गया। जैसे विज्ञान से हम देखें तो उसमें क्या है, कारण और इफेक्ट है, कारण और प्रभाव है। उसी तरह विज्ञान से विपरीत प्रबंधन में ऐसा कोई कारण या इसे उसका प्रभाव स्थापित, इसके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबंध मुख्य रूप से मनुष्यों और मानव व्यवहार से संबंधित है। क्या है, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी से संबंधित है। प्रबंध क्या है, मानव द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य रूप में मनुष्य मतलब ह्यूमन और ह्यूमन नेचर से ये रिलेट करता है ज़्यादा, इसीलिए इसमें कारण और इफेक्ट नहीं, जैसे कि हम विज्ञान में देखते थे। क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, ह्यूमन नेचर कैसा है, कन्वर्टेबल है, कभी भी बदल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन सिद्धांतों का परिणाम भी एक स्थिति में दूसरी स्थिति में भिन्न होगा। तो क्योंकि ये हमने प्रबंधन को माना है कि मनुष्य के व्यवहार पर आधारित होता है और कभी भी चेंज हो सकता है, तो इस कारण सिद्धांतों में सटीकता नहीं है। ठीक है, स्थिति से स्थिति, कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है। ठीक है,
इसके बावजूद प्रबंधन भी कुछ हद तक विज्ञान की इस कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि विद्वान कुछ ऐसे सिद्धांतों और सिद्धांतों की पहचान करने में सक्षम रहे जो प्रबंधन में दिशा निर्देशों के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमने सिद्धांतों को एक विज्ञान के रूप में माना है, क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट है वो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम उन्होंने कुछ सिद्धांत और सिद्धांतों की पहचान, मतलब जो प्रिंसिपल्स है और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है उनको आइडेंटिफाई करते रहे हैं, जो जैसे दिशा निर्देश देना, मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा देना, इंस्ट्रक्शंस देना, जो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। इसलिए इसके कुछ जो टीचर्स हैं वो विज्ञान से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिद्धांत और सिद्धांत की पहचान करते हैं जो दिशा निर्देश के रूप में से इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको विज्ञान के रूप में माना है कि विज्ञान में तो क्या पैरेलल टेक्स्ट है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये मानवीय नेचर पे डिपेंड करता है और वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो ये हो गया हमारा व्यवस्थित ज्ञान का समूह, प्रयोग का आधार सिद्धांत। फिर तीसरा है सार्वभौमिक वैधता। ठीक है, तो विज्ञान में सिद्धांतों की सार्वभौमिक वैधता होती है। प्रबंधन में भी सिद्धांतों और सिद्धांत कुछ हद तक मान्य हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं विज्ञान के बारे में कि ये मतलब सबने माना हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, एक्सेप्टेड है, वैलिडिटी है इसकी। तो प्रबंधन को भी हमने कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशंस तक, इस हद तक मान्यता दी है। यदि सार्वभौमिक नहीं है, इसको सार्वभौमिक वर्ल्ड वाइड ही मान रहे हैं, क्योंकि सबके हर कंट्री में या प्रिंसिपल्स अपने अलग अलग हो सकते हैं या डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, बिकॉज इंडिया में कुछ अलग कल्चर है, बाहर यूएसए और उसमें कुछ अलग कल्चर होगा। जैसे इंडिया में फूड कल्चर अलग है, वहाँ का जो हम देखेंगे फूड कल्चर वो अलग है, वो नॉन वेजिटेरियंस होगा मोस्टली, या वहाँ खाने का ब्रेड ज़्यादा वो पड़ता है, यहाँ पे हम फ्लोर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो उस तरीके से कल्चर टू कल्चर भी सिद्धांत बदलते हैं। तो ये सर्व वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, जैसे कि हमारा विज्ञान होता है। ठीक है, यद्यपि सिद्धांतों का अनुप्रयोग और उनके परिणाम स्थिति दर स्थिति भिन्न होते हैं। ठीक है, सिद्धांत अगर हम लागू करें तो वही जिस कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि कहाँ किस तरीके से चल रहे हैं, फिर भी वे विभिन्न स्थितियों में कार्यों के लिए मानकों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जी, हमें भले ही वो डिफरेंट कंडीशन टू कंडीशन डिफर करें, लेकिन हर स्थिति में, हर कंडीशन में वो एक जैसे माइलस्टोन की तरह काम करते हैं, कि हम जैसे माइलस्टोन से नापते हैं कि ये हमारे पास अचीव करने को बचा, इतना हमको तय करना है रास्ता, या माइलस्टोन से हम ये चीज़ देखते हैं। तो वैसे ही जो हमारे पास सिद्धांत है वो माइलस्टोन की तरह काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अर्थात इन सिद्धांतों का उपयोग प्रबंधकों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, आप ट्रेनिंग वगैरह देने में इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी ये कंडीशन टू कंडीशन हमारे डिफर करते हैं। तो ये प्रबंधन के रूप में इसकी ये विशेषताएं हो गई, तो इसलिए हम इसको क्या होते हैं, कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है क्या आपको लगता है कि प्रबंधन में एक पूर्ण पेशे की विशेषताएं हैं? पेशे के को हमने शॉर्ट आंसर्स में भी कवर किया था, अब यहाँ भी देखते हैं, विस्तार से देख लेते हैं। चलिए, जी हाँ, हम मानते हैं कि प्रबंध एक संपूर्ण हदे की विशेषताएं रखता है। एक संपूर्ण पेशे में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो हम इसके लिए कि ये पूछ रहे हैं कि विशेषता को लिमिटेशन से प्रबंधन है या एक पूर्ण पेशे, एक प्रोफेशन की पूरी स्पेक्युलिटीज हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि मतलब काफ़ी हद तक ये सारी लिमिटेशंस पूरी करता है। तो इसके लिए हम जो पेशे की विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें बात कर रहा है कि सभी प्रकार के पेशे शिक्षा द्वारा अर्जित ज्ञान पर आधारित होते हैं, और प्रबंध भी इसी प्रकार शिक्षा द्वारा आधारित अर्जित ज्ञान पर आधारित है। ये क्या बोल रहे हैं कि पेशा जो है, जैसे डॉक्टर बनना, उसके लिए क्या ज्ञान चाहिए, हमारे पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, या कुछ भी स्पेशलाइजेशन में आपने MD MBBS किया हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तो ये क्या है, एक अर्जित ज्ञान है कि उस स्पेशलाइजेशन में आपने प्री डिफाइंड जो प्री गेन नॉलेज या डिग्री है वो ले रखी है। तो इसी प्रकार को इन्होंने प्रबंध को भी बोला है कि शिक्षा अर्जित पर प्रबंधन के लिए क्या होता है, MBA वगैरह, कोई भी मैनेजर अगर उसको किसी भी ऐसे पेशे में जाना है या मैनेजमेंट, तो उसमें मैनेजमेंट की डिग्री MBA वगैरह किया हो, है ना। तो जैसे ये होता है हमारा पेशा हो तो उसमें एक अर्जित ज्ञान होता है, उसी प्रकार प्रबंध में भी कुछ ना कुछ आपको शिक्षा अर्जित करनी होती है, उस पर ही आधारित होता है। सेकेंड है, किसी भी पेशे के लिए एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उसके बिना कोई भी पेशा पूर्ण नहीं। शैक्षणिक योग्यता क्या, जैसे आपको मैनेजर बनना है तो आपके पास या आपको किसी मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, या डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए आपके पास BNN होना चाहिए, LLB होना चाहिए। डॉक्टर करने के लिए MBBS होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए तो MBA लीजिए। तो शैक्षणिक योग्यता की सारी डिग्री होंगी कि आपने उसमें अपना ज्ञान अर्जित किया, समय दिया है, तब जाके एक डिग्री पूर्ण की और अब उस पेशे के रूप में आप तैयार हैं वो कार्य करने के लिए। ठीक है, थर्ड है,
पेशे में किसी न किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसके अपने आधार होते हैं और उन्हीं आधारों को पूरा करने के लिए कोर्स बनाए जाते हैं जिनका पूरा होने का भी प्रमाण पत्र कहलाता है। डिग्री की बात करें कि जैसे कोई सर्टिफिकेशन है या डिग्री है, तो आप कोई भी पेशे में जा रहे हैं तो प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उसी के आधार पे आपको कोर्स बनाए जाते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक्स का कोर्स है, हड्डियों का डॉक्टर जो होंगे, तो उसने कुछ स्पेशलाइजेशन अचीव या गेन किया होगा, ठीक है। उस फील्ड में उसने पढ़ाई की होगी, अपना समय दिया होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया होगा और उसको उसका सर्टिफाइड मतलब एक डिग्री मिली होगी या सर्टिफिकेट मिला होगा जिससे ये बताया कि वो एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट है, उस पेशे में वो एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट है। तो उसी रूप से ये प्रमाण पत्र कहलाता है कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका, पेशे में नियम होते हैं जो कि उसके सदस्यों को मार्गदर्शित करते हैं। कुछ नियम है, रूल्स रेगुलेशन के तहत आप कर रहे हो। जैसे डॉक्टर है तो वो एम्स, जैसे एक वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इनको क्या है, इनकी जो लाइसेंस मिलता है, एक तरीके का मेंबरशिप मिलती है जिसके द्वारा ये अपने पेशे के रूप में पहचाने जाते हैं कि इनका मेंबरशिप नंबर है और ये इतने समय तक वैलिड रहेगा कि आप एक डॉक्टर के रूप में या वकील के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे वकील को भी एक AIB से, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन से मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है जिससे वो अपना पेशा या जो वकालत है, जो प्रैक्टिस है, वो कंटिन्यू कर सकता है। तो मतलब क्या है, आपको एक सदस्यता चाहिए जो उसको मार्गदर्शित करेगी, एक पेशेवर के रूप में आप कार्य करोगे। नेक्स्ट है, किसी भी पेशे का उद्देश्य उसके ग्राहकों के हित के बारे में कार्य करना तथा संगठन के लाभ के बारे में सोचना है, ठीक है। कोई भी पेशा आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसमें आपको अपने कस्टमर के हित के बारे में सोचना है, ठीक है। जो समाज में कस्टमर हैं या लोग जो आपसे जुड़े हुए उनके बारे में करना है और संगठन की लाभ की, संगठन को भी प्रॉफिट होता रहे, समय टू समय वो वर्क करते रहे, प्रॉफिट गेन करते रहे, उसके रूप में सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सफल उद्यम को अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग और कुशलता पूर्वक हासिल करना होता है, स्पष्ट करें, ठीक है। एक सफल उद्यम मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज को प्रभावी ढंग से और सक्सेसफुल तरीके से अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सफलता पूर्वक कैसे हासिल करता है, इस स्टेटमेंट को आप स्पष्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए, यहाँ पे बोल रहा है ये सही है कि एक सफल उद्यम को अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता, दो चीज यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल की है कि प्रभावी ढंग मतलब इफेक्टफुल तरीके से, कम समय में कुशलता पूर्वक मतलब सक्सेसफुल तरीके से, ठीक है। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए या नष्ट किए उससे आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल प्रबंध के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगर आपको प्रभावी और सक्सेसफुल होना है, कुशलता पूर्वक कार्य करना है, कम लागत में ज्यादा गुणवत्ता वाला देना है, कम समय नष्ट करना है, तो उसके लिए हमको मैनेजमेंट का ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रबंधक ही प्रभावपूर्ण एवं कुशलता में संतुलन स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो किसी की क्रिएटिविटी क्या है या किसकी क्या टैलेंट है, उसको एक प्रबंधक ही पहचान सकता है। तो प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं में हम सहायता से स्पष्ट करते हैं। अभी कुछ पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि प्रबंध समूह, लोग जो समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, सब कम्युनिटी, सबसे पहले लोग क्या है, समूह में बांट दिया जाता है। उसमें आप पहले व्यक्तिगत उद्देश्य हासिल करते हैं, तब आप समूह में उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समूह में जो आपको एक कम्युनिटी में या एक ग्रुप वाइज टारगेट, ग्रुप में आपको जो टारगेट्स दिए हैं उसको अचीव करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं वरना संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है, ठीक है। तो संगठन का उद्देश्य ही सर्वोपरि होता है, ठीक है। मेन जो होता है वो ऑब्जेक्ट संगठन का होता है। उसके जो संगठन है, जैसे कोई स्कूल है, उसका क्या है कि उच्च लेवल तक शिक्षा को ले जाना, ये उसका उद्देश्य है। तो उसमें वो टीचर्स बना देगा, प्राइमरी के अलग, सेकेंडरी के अलग, उस तरीके से। तो लोग समूह में बच्चों को अच्छी शिक्षा स्तर दे रहे हैं, तभी वो संगठन के रूप में बढ़ सकता है, ठीक है। तो प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को सही दिशा प्रदान करना होता है, ठीक है। तो समूह में सबसे पहले हमें व्यक्तिगत जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करेंगे, तभी हम सामूहिक उद्देश्य, हर व्यक्ति अगर, हर टीचर अगर अच्छी तरीके से अपने चैप्टर्स या बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा, कभी वो समूह के रूप में जो आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हो। तो उसको पाने के लिए हमें व्यक्तिगत जो ऑब्जेक्टिव है, किसी को जो कार्य दिया गया है उसमें आउटकम लाना है, रिजल्ट लाना, तभी आप समूह के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकेंड है,
कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है, जो हमारी वर्क कैपेसिटी है उसको हमको इंक्रीज करना है। तो प्रबंध का लक्ष्य संस्था की क्रियाओं से श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के आधार से लागत को कम कर एवं उत्पादकता को बढ़ाना है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमको अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ा के। वो कैसे कर सकते हैं? जो नियोजन कर रहे हैं संगठन, जो मेन फंक्शंस थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, इसके माध्यम से जो लागत मतलब कम कॉस्ट में भी हम सही समय का उपयोग करके ज़्यादा गुणवत्ता वाली चीज़ की उत्पादकता करें, प्रोडक्टिविटी करें, ठीक है। फलता कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अगर हम अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा वो चीज़, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील मतलब सालों साल चलेगा हमारा संगठन, हम ये मान के चलते हैं। तो प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदलते रहने वाले पर्यावरण के अंतर्गत होता है, ठीक है। कुछ गतिशील होते हैं, कुछ में प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो संगठन क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी टारगेट अचीव कर लिया, कुछ में प्रॉब्लम आई। तो जिस तरीका का इनका एनवायरनमेंट है उस पर ये डिपेंड करते हैं। सामान्यतः किसी भी संस्था या संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन को सदैव विरोध करते हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य परिचित सुरक्षित पर्यावरण में नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर रुख करना होता है। लोग क्या होते हैं, जो इनोवेशन होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक पद्धति से काम करते आए हैं। तो उनको नयापन या अगर कुछ न्यू अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होता है, उसको वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं उस एनवायरनमेंट से। तो वही है कि जो चुनौतीपूर्ण या हमारे सामने जो विषम परिस्थिति उत्पन्न है उसका हमें सामना करना चाहिए। तो इसलिए जो प्रबंधन है वो नए नए तरीके या उसमें न्यू क्रिएटिविटी लाते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। फिर है प्रबंध का महत्व इस रूप में है कि लोगों को इस परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होता है, ठीक है। जो न्यू चेंजेस या अमेंडमेंट्स आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चुनौतीपूर्ण कंडीशन आपको दी गई है, वो क्यों है कि आप इसको फेस करिए और इसके कुछ सीखे, उससे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स प्राप्त होती है। तो इसलिए भी ये सहायक होता है अपनाने में। इससे संस्था अपनी प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल रहती है, ठीक है। अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी आज अपने काम में कोई नई पद्धति अपना रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी जो चैलेंजेस है वो अपना रहे हैं, तो इससे हम क्या अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर भी बन रहे हैं। कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ना कई बुरा क्योंकि हम सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एक तरीके से मात दे रहे हैं। तो उस हिसाब से नहीं, हम क्या कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण जो कंडीशंस उसको हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। विरोध करने की बजाय हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। फिर फोर्थ है आपका व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जो हम संघ के रूप में सबसे पहले हम व्यक्तिगत उद्देश्यों को ही प्राप्त करते हैं, तो ये रिपोर्ट उसी के पर्सनल जो टारगेट्स हैं आपको, जो एक व्यक्ति के तौर पे कार्य करते हुए आपको प्राप्त करना है, उसमें भी ये सहायक होता है, ठीक है। तो प्रबंध का महत्व इस रूप से भी होता है कि अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना एवं उसका नेतृत्व करना है कि प्रत्येक सदस्य संस्थाएं संगठन के उद्देश्य में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करता है, ठीक है। ये मैनेजर का कार्य, प्रबंधक का कार्य बताया है कि अगर वो किसी भी टीम लीडर है तो उससे क्या करना है, अगर वो लीडर है अपनी टीम का या प्रबंधक है, तो उसको ऐसा नेतृत्व या अभिप्रेरणा देनी है कि लोग उससे क्या रहे, इंस्पायर रहे, और जो उनके जैसे कोई भी उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ रही है, कोई टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से प्रेरित करना है कि वो अपना जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं समूह में कार्य करते हुए उसको अचीव करे, ताकि हम संगठन के उद्देश्यों की भी प्राप्ति कर सके। तो प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है, ठीक है, क्योंकि हमको सोसाइटी इसको भी कुछ सामाजिक सेवा देनी है या ऐसा हम कार्य करें जिससे हमें आसपास के लोग भी सक्सेसफुल हो या उनको भी हेल्प हो। तो ये क्या है, जो हमारी सोसाइटी उसको भी कुछ ना कुछ अपलिफ्ट हो या उसको भी कुछ विकास हो सके, तो उसके लिए भी ये श्रेष्ठ है। प्रबंध श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने। कैसे कर सकते हैं हम समाज की सेवा? आप अच्छी से अच्छी गुड्स और सर्विसेज दीजिए, मैन्युफैक्चर करिए, उत्पादन अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स का करिए, ठीक है। रोजगार, अब जब आप उत्पादन और गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं तो उससे क्या है, बेरोजगारी भी दूर होगी, है ना। लोगों को रोजगार मिलेगा, एक आमदनी मिलेगी, तो रोजगार दूर करने में आवश्यक है। लोगों की भलाई के लिए नई तकनीकों को अपनाने में, अब बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते, तो अगर वो रोजगार कर रहे हैं तो नए से नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया नया सीख सकते हैं अपने कार्य करते हुए। बुद्धि एवं विकास के रास्ते पे चलने में सहायक होता है, ठीक है। इससे आपकी लर्निंग्स होती हैं, आप क्या होते हैं, ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं या लर्निंग्स होती हैं, या कार्य करने का एक तरीका आप सीख जाते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये उसमें भी सहायक है।
अतः ये कहा जा सकता है कि प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार आप रोजगार के अवसर दे रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनकी उससे भलाई हो रही है, वो कुछ ना कुछ लर्निंग या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनको प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से ये उसमें भी सहायक है, समाज के लिए भी सहायक है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्रभाव ढंग और कुशलता पूर्वक से देख सकते हैं सामूहिक लक्ष्यों के द्वारा। फिर सेकेंड हमने देखा कार्य क्षमता में वृद्धि। थर्ड है गतिशील संगठन का निर्माण करता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को करते हैं हम प्राप्त, और समाज के विकास के सहायक होता है, और समाज की सहायता करता है, मतलब समाज के विकास में सहायक होता है। तो इतने हमने इसका देख लिया। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बोल रहा है प्रबंधन सततः पारस्परिक कार्यों की एक श्रृंखला है, इसमें टिप्पणी कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। कार्यों की श्रृंखला है, मतलब एक कंटिन्यूड सीरीज है कार्यों की, ठीक है। तो उसको आपको हमें क्या करना है, टिप्पणी की मतलब स्टेटमेंट को आप डिफाइन कीजिए। तो इसमें प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं प्रमुखता वही आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें होता है नियोजन। सबसे पहले कोई भी प्रबंधक क्या करता है, नियोजन करता है। तो नियोजन में क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग किसको बोलते हैं। नियोजित प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें भविष्य के बारे में पहले से ही चिंतन किया जाता है। हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ पहुँचना है। नियोजन में हम प्लानिंग में क्या करेंगे, हम वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच, इसकी हम पहले से प्लानिंग कहाँ करते हैं, नियोजन में। तो नियोजन पहले से ही निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है, हमें क्या, क्यों और किस प्रकार करना है, वो हम कहाँ करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वो कहाँ डिसाइड करते हैं, नियोजन में डिसाइड करते हैं। तो किसी प्रकार तथा किस प्रकार तथा किसका करना है, ठीक है। नियोजन करता तो किस चीज का करना है, कैसे करना है, हम किस प्रकार करना है। इसका अर्थ है उद्देश्यों को पहले से निश्चित करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उद्देश्य निश्चित कर रहे हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं कि हम पहले से ही डिसाइड करेंगे हमें क्या, किस तरह और किस प्रकार करना है। एवं दक्षता प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित कर रहा है, ठीक है। कि हम उसको प्रभावी ढंग से, मतलब प्रभाव, उसको कुछ निकले, कुछ आउटकम आए, ठीक है। जो भी हम कार्य जिस तरीके से करें उसको हमें सफलता पूर्वक करना है। यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन बातों पर गहन सोच विचार नहीं किया जाएगा तो व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम बिना नियोजन के काम करेंगे तो हम कभी भी अपने जो रिजल्ट है या जो उसका टारगेट है या जो भी उसका उद्देश्य है उसको कभी हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कार्य की कोई योजना बनाई ही नहीं। क्यों, कैसे और क्या करना है ये आपने पहले से डिफाइन किया नहीं, इसलिए हम ये नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है संगठन, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस या एक्टिविटी है वो है संगठन। संगठन में हम निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्य सौंपना है। जो हमने योजनाएं बनाई थी या प्लानिंग में जो भी योजनाएं थी उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए हम कार्य सौंपेंगे कि किससे क्या कार्य बनाना है। कार्यों को समूहों में बांटना, ठीक है। कार्यों को हम टीम्स में, ग्रुप्स में बांट देंगे। अधिकार निश्चित करना, कौन क्या, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अधिकार देंगे। एवं संस्थानों के आवंटन के कार्य का प्रबंध करता है, ठीक है। रिसोर्सेज हम आवंटित करेंगे कि किसको क्या क्या मशीन देनी है या लेबर से कार्य करवाना, किस प्रकार से। पहले हम कार्य सौंप रहे हैं, फिर कार्य को समूह में बांट रहे हैं, और फिर अधिकार निश्चित कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल तय कर रहे हैं, और संस्थानों का प्रबंधन कर रहे हैं, आवंटन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार जब संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजनाएं तय कर ली जाती तो फिर संगठन योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक क्रियाओं एवं संस्थानों की जांच की जाती है। एक बार हमने जब योजना बना ली, संगठन की योजना हो गई, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। उसके लिए हम आवश्यक संस्थानों, नेसेसरी रिसोर्सेज, उसकी जांच करेंगे, ठीक है। यह आवश्यक कार्यों एवं संस्थानों का निर्धारण करता और निर्णय लेता कि किस कार्य को कौन करेगा, ठीक है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं, संस्थानों का जो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि किससे हमें क्या कार्य करवाना है। जैसे लेबर जो है वो निचले प्रबंधन में क्या कार्य करेगा, प्रोडक्ट्स उठाएगा या उसको मशीनों में डालेगा या उत्पादन करेगा। तो ये किससे क्या कार्य करवाना है, उसको कौन करेगा, ये निर्धारित करता है। तथा इन्हें कहाँ और कब किया जाएगा, ठीक है, किस समय पे करना है, किस प्लेस पे करना है, ये भी इसके अंदर निश्चित किया जाएगा। इस प्रकार संगठनीय व्यवस्था जिससे प्रबंधक इच्छित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कार्यों को व्यक्तियों में
इस प्रकार विभाजित करता है कि निर्धारित समय में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो हमने संगठन को वो व्यवस्था मान ली जिसमें हम जो हमारे प्रीडिफाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव है जिन्हें हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों को समूह में विभाजित कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर्सन्स का, और हमको वो समय पे कुछ ना कुछ जो टाइम मैनेजमेंट किया हमने उसके अंदर हमें वो उपलब्ध करा, मतलब रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी करवाती है, उसका ऐसे प्रयोग करना है जिसमें हम अपने लक्ष्यों को, जो भी हमारा प्रोडक्ट था, टारगेट था, हम उसको अचीव कर सके। ठीक है। थर्ड है कर्मचारी नियुक्तिकरण। इसको हम होते हैं चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना कि कौन सा कार्य कौन करेगा, किसमें क्या टैलेंट या क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कार्य क्षमता और उसका टैलेंट देखकर उसको कार्य सौंपना। ठीक है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, सबसे पहले तो हम भर्ती करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, उसके द्वारा भर्ती करेंगे, फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसमें चयन करेंगे, फिर कार्य पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। ठीक है। फिर जब हम इसमें इंटरव्यू को पास कर लेगा तो नेक्स्ट लेवल उसको हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, उसको नियुक्ति की ज्वाइनिंग ऑफर लेटर देंगे, हम उसका ट्रेनिंग करवाएंगे। ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार सही व्यक्ति को सही काम पर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को हमने जो कोई भी गलत पर्सन को कोई भी वर्क दे दिया, मैनेजर को अगर हम बोले कि निचले स्तर पे आप काम करिए लेबर का, तो वो आउटकम नहीं दे पाएगा, उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी फेल हो जाएगा और जो हमारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, नुकसान क्या है, संस्था को ही उठाना पड़ता है। इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव करना अति आवश्यक है। ठीक है। 10वें हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण में सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव। फोर्थ है हमारा निर्देशन। तो निर्देशन में आएगा निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना है। ठीक है। मोटिवेशन, नेतृत्व मतलब एक दिशा निर्देश देना है। ठीक है। मैनेजर की लीडरशिप के अंदर एक नेतृत्व भी देना है। ठीक है। प्रभावित करना है, मोटिवेट करना है, समय समय पर उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए उनको मोटिवेट करना है एवं अभिप्रेरित करना है जिससे वे सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सके। वही मोटिवेशन समय समय पे आपको देते रहना है कि वो जो भी टारगेट है आप उनको अच्छे इंसेंटिव हो, चाहे वो अभिप्रेरणा के तौर पे हो, चाहे वर्ड्स के तौर पे हो, चाहे मनी इंसेंटिव के तौर पे आपको समय समय पर उनको अभिप्रेरित करते रहना है। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। इन्वायरमेंट सही रखना है, जो भी हम जिस भी संगठन के लिए व्यक्तियों का चुनाव करके उनसे कार्य करवा रहे हैं, जो भी दिशा निर्देशन दे रहा है, उसमें सबसे अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर नेगेटिव है, लोग गॉसिप्स कर रहे हैं या टाइम इधर उधर स्पेंड कर रहे हैं या फ्री टाइम में कैंटीन में बैठे हो, तो ऐसे में आप निर्देशन नहीं दे पाओगे, ऐसे में आपका जो डायरेक्शन है वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की जरूरत है, उसको बनाए रखना है। ठीक है। अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व निर्देशन के 2 मूल तत्व हैं। अगर आपसे कुछ ही तत्व कौन से हैं, तो मोटिवेट करना और लीडरशिप, 2 क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी मैनेजर में होनी चाहिए ताकि वो समय समय पर अपने कर्मचारियों को मोटिवेट कर सके। साथ ही निर्देशन में यह भी आता है कि संस्था में संप्रेषक प्रभावशाली ढंग से हो एवं कर्मचारी का कार्यस्थल पर पर्यवेक्षण हो। ठीक है। संप्रेषण होना चाहिए, मतलब साथ कम्युनिकेशन है जो वो समय समय पर होते रहना चाहिए। ठीक है। प्रभावशाली ढंग से मतलब अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट, कम्युनिकेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, इस तरीके से होना चाहिए। और कार्यस्थल पर उसका एक निरीक्षक होना चाहिए जो पर्यवेक्षण कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। एक अच्छा प्रबंधक प्रशंसा एवं आलोचनाओं से निर्देशन करता है ताकि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। जो एक गुड मैनेजर की क्वालिटी होती है वो क्या करता है, कमेंट्स और प्रोत्साहन, जो तारीफ दोनों करता है ताकि वो समय समय पर अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ पहचान सके, तो दोनों रूप से वो कार्य कर सकता है। फिफ्थ है हमारा नियंत्रण, जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट फंक्शन है प्रबंधन का। तो प्रबंध के इस नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। निष्पादन, जो हमने एग्जीक्यूशन किया था वर्क का, उसके स्तर की जो हमको आउटकम अचीव करना था वो हम इसके द्वारा कर पाए हैं या नहीं। वर्तमान निष्पादन को मापा जाता है, इसका पूर्व निर्धारित स्थानों से मिलाना चाहिए। तो हम यहाँ पे निर्देशन, जब हम कंट्रोलिंग की एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, नियोजन पे। उस मापदंडों से हम उसको नापेंगे कि जो हमने प्लान किया था क्या वो ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो ये हो गए इसके 5 एक्टिविटीज, जिसमें आता है नियोजन, फिर आता है संगठन, फिर आता है नियुक्तिकरण, कर्मचारी नियुक्तिकरण, निर्देशन, और लास्ट में हमारा कंट्रोलिंग जो कि है नियंत्रण। तो ये जो सततः एक कड़ी बनती है, इन कार्यों के द्वारा ही हम अपने ऑब्जेक्ट्स या जो टारगेट्स उनको अचीव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लास्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम। तो ये भी आ सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक कंपनी कम बिक्री के कारण बाजार में अपने मौजूदा उत्पाद का संशोधित करना चाहती है। उसकी जो सेल्स है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, उसके कारण वो कुछ नए अमेंडमेंट्स लाना चाहती है। एबीसी या कोई भी कंपनी हो सकती है। आप किसी भी उत्पाद की कल्पना कर सकते हैं, इसमें आपको वो कोई भी प्रोडक्ट इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं जिसके बारे में आप परिचित हैं। ठीक है, आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आप पहले से जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि प्रबंधन के प्रत्येक स्तर को इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो जो ये जो उनका स्तर है, प्रत्येक स्तर मतलब तीनों स्तर आ जाएंगे इसमें, अपर, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या डिसीजंस लेने हैं जिसको वो अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सके, या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। बाजार में मौजूदा उत्पाद को संशोधित करने के लिए प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निम्नलिखित निर्णय कदम उठाए जाने के लिए जाने चाहिए। तो हर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या क्या स्टेप्स लेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्च स्तरीय, मतलब अपर लेवल मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले सकता है। उच्च स्तर के प्रबंधक को बाजार का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए, और विश्लेषण करना मतलब जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उसको रिसर्च करनी है, पूर्ण रूप से विश्लेषण करना मतलब डिटेल्स में रिसर्च करनी, डिटेल रिसर्च, और तदनुसार उत्पाद के संशोधन की योजना बनानी चाहिए। पहले वो एक रिसर्च करें, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसकी डिटेल्स बनाए और फिर जाके उसकी प्लानिंग करें। ठीक है, अपर मैनेजमेंट का है। इसमें विभिन्न विभागों की गतिविधियां में समन्वय की दिशा में कार्य करना चाहिए, और हर जो भी ये एक्टिविटीज़ करे उसमें कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल होना चाहिए ताकि उत्पाद में संशोधन हो सके, जिसमें हम क्या अमेंडमेंट कर सके, कुछ नया अपन ला सके उत्पाद में। क्योंकि उत्पाद कम बिक्री क्यों है, क्योंकि वही उसमें टेक्निक्स अपनाई जा रही है, ओल्ड टेक्निक्स अपनाई जा रही है। तो उस पर संशोधन के लिए समन्वय में उत्पाद में संशोधन, जैसे आप उसमें न्यू लेबल दे दो या किसी तरह की नई एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व कर दो, लेबल चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, उससे भी उत्पाद बिकने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, वो हमें लागू करनी चाहिए। यह विभिन्न संस्थानों को व्यवस्थित करना चाहिए जो उत्पाद के संशोधन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ये बोल रहे हैं कि जो जितने में बस अवेलेबल रिसोर्सेज को एक मैनेजेबल तरीके से हमें संशोधित करना, मतलब अपडेटेड करना। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर लीजिए, कलर, साइज, फॉन्ट कुछ भी चेंज कर दीजिए, लेबलिंग चेंज कर दीजिए। उससे क्या है, ग्राहक आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ क्या होगा और आकर्षित होगा, तो उसके लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उच्च लेवल तो हो गया कि पहले तो रिसर्च करें, फिर योजना बनाए, फिर एक्टिविटीज करें और उसमें नयापन या अमेंडमेंट लाए। अब जो मध्य लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर सकता है, मध्य स्तर के प्रबंधक को शीर्ष प्रबंधक के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए। यही करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एक्सिक्यूट करना। जो ऊपर पॉलिसी या फ्रेम हुई है रूल्स रेगुलेशन, उसको फ्रेम करना, एग्जीक्यूट करना। तो वो एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। उन्हें अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। कौन क्या कार्य करेगा, वो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि कौन सा कर्मचारी को क्या कार्य सौंपा जाना चाहिए, तो ये वो कार्य करेगा। कर्मियों की योजना के अनुसार कार्य एवं दायित्व, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसी अनुसार, जिस अनुसार हमारे कार्य निश्चित हुए उस अनुसार हमें सौंपना है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षी अथवा प्रासंगिक प्रबंधक। निचला जो लेवल है, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है, वो क्या कार्य करेगा, तो उसमें यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारी तक पहुंचाएंगे। वो क्या करेंगे, जो मिडिल लेवल से इंफॉर्मेशन मिली है कि कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो अपने कर्मचारी जो उनके लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उन तक वो योजना को पहुंचाएंगे। वे सुचारू रूप से काम कर सके ताकि जो बिना किसी दिक्कत या प्रॉब्लम के काम हो सके। फिर इसके प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता बनाई रखनी जानी चाहिए। ठीक है, जो क्वालिटी है या जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है प्रोडक्ट का, वो मेंटेन हो सके। माल की हानि को न्यूनतम रखा जाता है एवं सुरक्षा स्तर बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कम से कम मतलब कम से कम लगाते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट बना के तैयार करना है। ये एम्प्लॉयज़ को हमें या जो दिशा निर्देश देने उस अनुसार दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इनको कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना चाहिए और समय समय पर इंस्पेक्शन, जांच, ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो ये ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन है कि क्या क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए एक उत्पाद की सुधारात्मक स्थिति में, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सके। तो यहाँ पे हमारे 9 आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह। हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।